हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी 100+ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड जीके से संबंधित होंगे, जो कि आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों, ये वीडियो हमारी रिविजन क्लासेस के नाम से जानी जाती है। डिटेल्स में मैं आपको ये क्वेश्चन पहले बहुत बार करा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एज ए रिविजन हम इन क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। तो इस सीरीज में हमने 3 पार्ट दिए थे अभी तक, और 360 के आसपास प्रश्न हम इन 3 पार्ट में पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, मैराथन क्लास वाली एक 4 घंटे की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए। वो वीडियो आप एग्जाम देते जाए समय जरूर देख के जाएं, क्योंकि वहां से आपको 10 से 15 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन कोर्स या प्रैक्टिस सेट के बेसिस से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक को डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक संशोधन मैं करवाना चाहूंगा। जो इससे पहले वाला हमारा पार्ट था, रिवीजन वाला पार्ट 3, उसमें मैंने आपको बताया था कि ई कैबिनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। तो दोस्तों, यहां पे आप थोड़ा सा इसको संशोधन करिएगा। ई कैबिनेट की पहल होगा, यहाँ पे ई कैबिनेट की पहल। ई कैबिनेट की पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? वह था उत्तराखंड। लेकिन ई कैबिनेट को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? हिमाचल प्रदेश बना था। हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले ई कैबिनेट को शुरू किया था। लेकिन ई कैबिनेट की पहल करने वाला पूछेगा तो तब आपका उत्तराखंड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप संशोधित करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन बात की थी 364 तक। 365वां हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध गीत बेड़ू पाको बारहमासा की धुन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो बेड़ू पाको बारहमासा की धुन स्वर्गीय ब्रिजेंद्र लाल शाह या ब्रिजेंद्र लाल शाह के द्वारा तैयार की गई थी बेड़ू पाका बारहमासा की धुन। अगला प्रश्न, श्रावणी मेला किस जनपद में लगता है? तो अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में दोस्तों श्रावणी मेला लगता है। इसी के साथ साथ उत्तरकाशी जनपद में भी आपका श्रावणी मेले का आयोजन होता है। और सावन मास की प्रथम दिन को या प्रथम सोमवार को हमारे इस श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। जागेश्वर धाम कहाँ? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड को सौर ऊर्जा में प्रथम रहने पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था? तो 2007 में उत्तराखंड को सौर ऊर्जा में प्रथम रहने पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। अब आप लोगों से यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति उस टाइम पे हमारे कौन थे? भारत के राष्ट्रपति उस टाइम पे कौन थे? अगला प्रश्न, टिहरी डैम का डिजाइन किसके द्वारा शुरू किया गया था या किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्रोफेसर जेम्स ब्रून के द्वारा टिहरी डैम का डिजाइन बनाया गया था। कौन? प्रोफेसर जेम्स ब्रून। टिहरी डैम परियोजना को योजना आयोग के द्वारा मंजूरी कब मिलती है? 1972 में। इसका निर्माण कार्य कब शुरू होता है? 1978 में। और टीएचडीसी टिहरी हाइड्रो डैम कॉर्पोरेशन की स्थापना कब होती है? 1988 जुलाई में फिर हमारे टीएचडीसी की स्थापना होती है। इसी टीएचडीसी के द्वारा टिहरी डैम का डिजाइन तैयार किया जाता है। टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। टोटल कितने कैपेसिटी का है? 2400 मेगावाट कैपेसिटी का ही है दोस्तों। और टिहरी डैम कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर यह स्थित है। इसे हम गणेश प्रयाग नाम से भी जानते हैं, और स्वामी रामतीर्थ सागर और सुमन नाथ सागर नाम से भी टिहरी डैम को ही जाना जाता है। पहली ये योजना दोस्तों कितने वाट की, मेगावाट की थी? 600 मेगावाट की थी। लेकिन उसके बाद में रूस के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनके 1986 में जब वो भारत आए थे तो उन्होंने इस योजना में अपना समर्थन दिया था। और उसके बाद में फिर इस योजना को 2400 मेगावाट का बनाकर कर दिया गया था। याद रखना दोस्तों आपको, टिहरी डैम और पुरानी टिहरी डैम से हम जिसे जानते हैं वही हमारा जो पुरानी टिहरी है वह पूरी टिहरी डैम में डूब चुकी है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डैम और भारत का 5वां सबसे ऊंचा डैम के रूप में हम टिहरी डैम को जानते हैं। और भारत का सबसे ऊंचा बात के रूप में भी हम इसे जानते हैं, सबसे बड़ा या ऊंचा सा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य व उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी दोस्तों कौन सी? हमारी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ स्थित है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी में स्थित है। कहाँ पे? भट्टा फॉल। भट्टा फॉल मसूरी में दोस्तों हमारी क्या ग्लोगी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्या ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? मसूरी में और भट्टा फॉल पर यह स्थित है। ठीक है, हाँ। और ये टिहरी डैम जो है ना भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और भारत के 5वें सबसे ऊंचे बांध के रूप, सबसे बड़े बांध के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, सबसे बड़े बांध के रूप में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी डैम। ये आपको याद रखना है। और जो एक ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों मसूरी में भट्टा फॉल पर स्थित है, जिसे उत्तराखंड या उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। 1906-7 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था। कहीं कहीं आप 1909 भी देखेंगे, कहीं कहीं आप 1914 भी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप उसे कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक सघन वन दोस्तों हमारे कहाँ? नैनीताल में पाए जाते हैं सर्वाधिक सघन वन। और अगर नॉर्मली पूछेगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक वन दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल जनपद में पाए जाते हैं। और उत्तराखंड में सबसे कम वन कहाँ पे पाए जाते हैं? उधम सिंह नगर जनपद में उत्तराखंड में सबसे कम वन पाए जाते हैं। उत्तराखंड में सबसे कम सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे कम सघन वन भी दोस्तों हमारे उधम सिंह नगर जनपद में ही पाए जाते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक टिहरी गढ़वाल जनपद में उत्तराखंड में सर्वाधिक झाड़ियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है,
कि खतनु नदी उत्तराखंड के किस जिले में बहती है? तो जो एक खतनु नदी है यह उत्तराखंड के देहरादून जनपद के चकराता में बहती है। कबूतरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो लोक गायिका के रूप में दोस्तों कबूतरी देवी जी को जाना जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि कबूतरी देवी को किस लिए प्रसिद्ध है, या कबूतरी देवी जी कौन थी? यह लोक गायिका के रूप में जानी जाती हैं। और यह किस प्रकार के गीत अधिकतर गाती थी? तो ऋतुरेण प्रकार के गीत कबूतरी देवी जी के द्वारा अधिकतर गाए जाते थे। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो कोदिया बगड़ चमोली जनपद में दोस्तों हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल स्थित है, कोदिया बगड़ चमोली जनपद में। और जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों, इन्हें पेशावर कांड के नायक के रूप में भी जाना। पेशावर कांड के नायक कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। और पेशावर कांड की घटना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1930 को हमारी पेशावर कांड की घटना होती है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाल राइफल्स की 2/18 टुकड़ी के सदस्य सैनिक थे। ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली करना है। इन्हें गढ़वाली की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का मूल नाम क्या था? इनका नाम था वीर चंद्र भंडारी। वीर भंडारी या वीर चंद्र सिंह भंडारी नाम से इनका मूल नाम था। इनके पिताजी का नाम था क्या? जलौद सिंह भंडारी। अगला प्रश्न है, मोर ध्वज का उत्खनन सबसे पहले किसके द्वारा कराया गया था? तो मोर ध्वज का किला दोस्तों, जो कि हमारा कोटद्वार के आसपास माना जाता है कि मोरध्वज वाला क्षेत्र, ठीक है। तो मोर ध्वज का जो उत्खनन है, कोटद्वार के प्राचीन नाम के रूप में भी मोर ध्वज को जानते हैं, तो इसका उत्खनन सबसे पहले किसने कराया था? मरखाम ने सबसे पहले इसका उत्खनन कार्य करवाया था। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर के पद्मपाद राजायतन का निर्माण किसने कराया था? तो गोपेश्वर के दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया, इसको छोड़ दीजिए आप। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक झीलें कहां पे स्थित हैं? तो चमोली जनपद में उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक झीलें स्थित हैं। वहीं उत्तराखंड में या भारत में झीलों का नगर या झीलों का शहर नाम से किसे जाना जाता है? तो नैनीताल को झीलों का नगर या झीलों का शहर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक झीलें दोस्तों कहां पे? चमोली में, ठीक है। सर्वाधिक ग्लेशियर भी कहां पे पाए जाते हैं? चमोली में ही पाए जाते हैं। सर्वाधिक बुग्याल भी कहां पे पाए जाते हैं? चमोली में ही पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन झीलों का शहर पूछा जाएगा तो वो आपको दोस्तों माना जाता है क्या? नैनीताल। अगला प्रश्न, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का गठन कब हुआ? देखिए दोस्तों, अगर हम गढ़वाल राइफल्स की बात करें या गढ़वाल रेजिमेंट की बात करें तो इसका गठन होता है 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में इसका गठन होता है। और इसके बाद में 5 मई 1887 के बाद में इसका मुख्यालय 4 नवंबर 1887 को अल्मोड़ा से कहा लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? लैंसडाउन में, तो लैंसडाउन में पूछा गया दोस्तों, लैंसडाउन में गठन हुआ था कब? 4 नवंबर 1887। अगर नॉर्मली पूछा जाता कि गढ़वाल रेजिमेंट या गढ़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ, तो आपको आंसर करना था 5 मई 1887। लेकिन लैंसडाउन में पूछा गया तो 4 नवंबर 1887। और प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कहां पे हुई थी? अल्मोड़ा में। गढ़वाल रेजिमेंट या गढ़वाल राइफल्स को अल्मोड़ा से लैंसडाउन कब स्थानांतरित किया गया? तो तब भी आपको 4 नवंबर 1887 ही याद रखना है। अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार दोस्तों सुदर्शन शाह के द्वारा कराया गया था, ठीक है। कहीं कहीं आपको निर्माणकर्ता के रूप में भी ये जाने जाएंगे, ठीक है। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर कहां स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, रुड़की में सैनिक छावनी का निर्माण कब हुआ? 1853 में रुड़की में सैनिक छावनी का निर्माण होता है कब? 1853 में, ठीक है। बासुकी ताल किस जनपद में स्थित है? तो वासुकी ताल दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, केदारनाथ के पास में स्थित है क्या? वासुकी ताल। और इस वासुकी ताल का झील का पानी कैसा है? तो लाल रंग की ताल के रूप में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी ताल कौन सी है? तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी ताल है दोस्तों क्या? भीमताल। वहीं उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल है सहस्त्रताल। सहस्त्रताल कहां स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। जबकि भीमताल कहां स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है। उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल कौन सी है दोस्तों? वो है नौकुचिया ताल, जो कि कहां स्थित है? नैनीताल जनपद में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस नाम से शुरू की गई थी या किस नाम से जानी जाती है? तो 108 जो आपातकालीन चिकित्सा सेवा है दोस्तों, इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन चिकित्सा सेवा की योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 15 मार्च 2008, यानी कि 2008 से हमारी आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना की शुरुआत हुई थी। अब आपसे एक प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में डोली सेवा योजना की शुरुआत कब से हुई थी? ठीक है, तो 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा को वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा सेवा योजना के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 15 मार्च 2008 को होती है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में वृक्ष मानव नाम से किसे जाना जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। किसे? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। उत्तराखंड की प्रथम महिला मेजर जनरल कौन थी? तो माया टमटा जी को उत्तराखंड की प्रथम महिला मेजर जनरल के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो मार्गरेट अलवा जी उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल कौन बनी थी? बेबी रानी मौर्य, जो इससे पहले हमारी महिला राज्यपाल थी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? दलवीर सिंह जी उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, गढ़वाल के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़वाल के द्वार के नाम से दोस्तों कोटद्वार को जाना जाता है। और ये कोटद्वार कहां पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है कोटद्वार, जिसे गढ़वाल के द्वार के नाम से जाना जाता है। वहीं कुमाऊं के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो काठगोदाम को कुमाऊं के द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जसपाल राणा जी को सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था उत्तराखंड में? तो हरि सिंह थापा जी को सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम परमवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था उत्तराखंड में? तो मेजर जनरल सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर गणेश सरी जी की पुस्तक है क्या? मसूरी मेडले, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है।
हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। इन्हें एक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी या पर्यावरणविद के रूप में भी जाना जाता है। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो लक्ष्मण की तपोस्थली के रूप में दोस्तों तपोवन को जाना जाता है, और इसी तपोवन का प्राचीन नाम क्या था? सुभिक्षपुरी तपोवन के प्राचीन नाम के रूप में भी जाना जाता है। तो तपोवन किसकी तपस्थली है दोस्तों? लक्ष्मण की तपस्थली के रूप में तपोवन को जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? ये तपोवन जो लक्ष्मण की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है वह टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए दोस्तों केदारखंड शब्द का प्रयोग होता है। वहीं स्कंद पुराण में कुमाऊं को क्या कहा गया? तो कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो मानसखंड यानी कि कुमाऊं और केदारखंड यानी कि दोस्तों गढ़वाल। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न, टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में कब सम्मिलित हुआ? तो 1 अगस्त 1949 को दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है। और टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना के साथ ही जो हमारा टिहरी रियासत थी उसका विलय हो गया था भारतीय गणतंत्र के 50वें भारतीय गणतंत्र में। इसका विलय कब हुआ? टिहरी रियासत का भारतीय गणतंत्र में विलय कब हुआ? तो 1 अगस्त 1949 को हुआ। और उत्तर प्रदेश के 50वें जनपद के रूप में दोस्तों हमारा टिहरी जनपद की स्थापना की गई थी कब? 1 अगस्त 1949 को। तो याद रखना है, टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में कब शामिल हुआ? 1 अगस्त 1949 को। और कौन से जनपद के रूप में? 50वें जनपद के रूप में शामिल हुआ था। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ये भी 1 अगस्त 1949 को ही हुआ। टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई? ये भी 1 अगस्त 1949 को ही हुई थी। सारे पॉइंट आपको याद रखिएगा। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह के, जिनके समय पे क्या हुआ था? टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड में। तो सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उत्तराखंडी थे कौन? हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी। और गोविंद वल्लभ पंत जी को 1957 में दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? गोविंद वल्लभ पंत जी को। उत्तराखंड से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त करता है दोस्तों वो थे हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता थे। अगला प्रश्न है, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना दोस्तों 4 नवंबर 1954 को की गई थी। क्या? हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब? 4 नवंबर 1954। वहीं एनआईएम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 14 नवंबर 1965 को हमारी एनआईएम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 को की गई थी। वहीं हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 4 नवंबर 1954 को की गई थी। याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल का शुभारंभ कब किया गया था? तो औली में शीतकालीन जो हिमक्रीड़ा स्थल का शुभारंभ जुलाई 1983 से किया गया था। ठीक है, तो शीतकालीन खेल कहाँ पे आयोजित होते हैं? औली में आयोजित होते हैं, और यहाँ पे इसका शुभारंभ जुलाई 1983 से किया गया था। ठीक है, और जोशीमठ ओली जो रोपवे है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसकी शुरुआत मानी जाती है अक्टूबर 1993 से। अक्टूबर 1993 से हमारी जोशीमठ ओली रोपवे की शुरुआत हुई थी, और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। जबकि निर्माण कार्य इसका भी दोस्तों 1983 से ही स्टार्ट हो गया था जोशीमठ ओली रोपवे की, लेकिन 1993 में इसका जो हमारा संचालन था वह शुरू हो गया था। तो याद रखना है कि औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल का शुभारंभ जुलाई 1983 में किया गया था। ठीक है, औली जोशीमठ रज्जू मार्ग को कब से शुरू किया गया था? अक्टूबर 1993 से। यही प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट खिताब मिला है? तो पुष्कर सिंह भंडारी जी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना बॉल नाम से जाना जाता है? तो राम बहादुर छेत्री जी को चाइना बॉल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लैंसडाउन में सैनिक छावनी की स्थापना? तो लैंसडाउन में सैनिक छावनी की जो स्थापना मानी जाती है दोस्तों, मानी जाती है 4 नवंबर 1887। 4 नवंबर 1887। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो गबर सिंह नेगी जी को 1915 में दोस्तों मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन? गबर सिंह नेगी जी। और विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे कौन? दरबान सिंह नेगी जी। इन्हें भी 1915 में दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन? दरबान सिंह नेगी जी। कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 1988 में दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था सबसे पहले। ठीक है, फिर कुमाऊं रेजिमेंट की ही एक जो ये टुकड़ी थी उसमें भी 2016 या 17 में भी उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। किस महिला को नेशनल एडवेंचर पुरस्कार मिल चुका है? तो सुमन गुटियाल जी को नेशनल एडवेंचर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस महिला खिलाड़ी को फ्रांस द्वारा ब्लैक बेल्ट फास्ट एंड रैन की उपाधि मिली थी? तो कमला रावत जी को फ्रांस द्वारा ब्लैक बेल्ट फास्ट एंड रैन की उपाधि मिली थी। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो कहीं कहीं 1866 मिलेगा, कहीं कहीं 1869 मिलेगा, दोनों ही नोट कर लीजिएगा। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना 1866 या फिर 1869। वैसे 1869 वाला अधिक सही होने के चांसेस रहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का एकमात्र भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो वह है दोस्तों कौन? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, एकमात्र भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी, या बछेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट कब फतेह किया था? 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट को फतेह किया था। और एवरेस्ट फतेह या एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला के रूप में भी हम बछेंद्री पाल जी को जानते हैं। हर्षवंती
बिष्ट का संबंध किससे है? तो हर्षवंत बिष्ट का संबंध दोस्तों किससे? पर्वतारोहण से है। उत्तराखंड में गर्भभंजक नाम से किसे जाना जाता है? तो माधो सिंह भंडारी जी को गर्भभंजक नाम से जाना जाता है। वहीं गर्भभंजन नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो मान शाह और महीपति शाह, मान शाह और महीपति शाह दोनों को गर्भभंजन नाम से जाना जाता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हिल एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है? तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हिल एग्रीकल्चर दोस्तों हमारी रानी चौरी नामक स्थान पे स्थित है। गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो सुदर्शन शाह की मृत्यु हुई थी 6 जून 1859 को। और टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? या टिहरी रियासत के संस्थापक के रूप में सुदर्शन शाह को ही जाना जाता है। ठीक है, परमार राजवंश के कौन से नंबर के राजा थे? 55वें नंबर के राजा थे, जो कि एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। टिहरी जनपद के संस्थापक के रूप में भी सुदर्शन शाह को ही जाना जाता है। महात्मा गांधी जी प्रथम बार हरिद्वार कब आए थे? अप्रैल 1915 में आए थे, बता दिया था पहले भी। सुभाष चंद्र बोस ने शेरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने लेफ्टिनेंट कर्नल पितृशरण रतोड़ी को शेरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। पितृशरण रतोड़ी को, जो कि आजाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात थे, इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने शेरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कनखल हरिद्वार में हमारा ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी स्थित है। दक्षराज मंदिर भी हमारा कनखल हरिद्वार में ही स्थित है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार रामचंद्र जी ने वृद्धावस्था में कहां पर तपस्या की थी? तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर, जिसे हम वर्तमान में जानते हैं, उसी स्थान पे रामचंद्र जी ने अपनी वृद्धावस्था के दौरान तपस्या की थी। जैसे लक्ष्मण की तपस्थली के रूप में क्या जाना जाता है दोस्तों? तपोवन जाना जाता है, तो रामचंद्र जी की तपोस्थली के रूप में देवप्रयाग को जाना जाता है। किस स्थान में सीता माता पट्टी में पृथ्वी में समाई थी? तो शीतोनिश्चय पट्टी, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है दोस्तों, वहां पे हमारी सीता माता पृथ्वी में समाई थी। कहीं कहीं आपको अभी सीता माता पृथ्वी में कहाँ पे समाई थी, इसका आंसर सीतावनी भी मिलेगा। जो ये सीतावनी नामक स्थान कहाँ पे है? ये हमारा नैनीताल जनपद में रामनगर के पास में स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों ही याद कर लीजिएगा। वैसे शीतोनिश्चय पट्टी इसका सही आंसर है। पहले एग्जाम में जो प्रश्न यूबीटीआर ने पूछा था कि सीता माता निधन से किस स्थान पर पृथ्वी में समाई थी, शीतोनिश्चय पट्टी ही उसका आंसर दिया गया था, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। हिमियाड़ किस पट्टी में स्थित है? तो हिमियाड़ जो है टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, हिमियाड़ पट्टी। अगला प्रश्न है, महाभारत में वन पर्व के अनुसार गढ़वाल में किरातों व पुलिंद जातियों के राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार गढ़वाल में किरात और पुलिंद जातियों के राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा कौन थे दोस्तों? सुबाहु थे। कौन? सुबाहु। और इसी सुबाहु को दोस्तों कुलिंद राजवंश का संस्थापक, कुलिंद राजवंश के संस्थापक के रूप में भी सुबाहु को जाना जाता है। और सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? सुभिक्षपुर। सुभिक्षपुर किसका प्राचीन नाम था? यह दोस्तों हमारा श्रीनगर के आसपास का क्षेत्र जो था वह सुभिक्षपुर नाम से जाना जाता था। और वही सुभिक्षपुर सुबाहु की राजधानी थी, या सुबाहुपुर, सॉरी सुबाहुपुर, सुभिक्षपुर नहीं दोस्तों, सुबाहुपुर। ठीक है, सुबाहुपुर याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में दोस्तों हमारा 18वां स्थान है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। अगला प्रश्न है, कैप्टन हार्डविक ने किसके समय पे गढ़वाल आया था? तो प्रद्युम्न शाह के समय पे हमारा कैप्टन हार्डविक गढ़वाल की यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है, परमार राज का 54वां शासक प्रद्युम्न शाह था। मोनाशाही तिमासा मुद्रा किस राजा के शासनकाल में बनाई गई थी? तो प्रदीप शाह के द्वारा मोनाशाही तिमासी मुद्रा चलाई गई थी। ठीक है, तो मोनाशाही देख के बहुत सारे लोग यहाँ पे मानसा भी सही कर सकते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। मोनाशाही क्या? प्रदीप शाह। अगला प्रश्न है, राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी? नरेंद्र शाह की संरक्षिका के रूप में दोस्तों राजमाता नेपोलिया ने कार्य किया था। डोरी पैमाइश या भू राजस्व व्यवस्था किस राजा ने लागू की? तो डोरी पैमाइश भू राजस्व व्यवस्था दोस्तों यह नरेंद्र शाह के द्वारा चलाई गई थी। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का लोक संस्कृति दिवस दोस्तों इंद्रमणि बरौनी जी की स्मृति में मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने किस क्षेत्र को बारदौली की संज्ञा दी थी? तो गांधी जी ने दोस्तों बारदौली कहा था किसको? सल्ट को। सल्ट कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा को। ठीक है, अल्मोड़ा सल्ट को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदौली कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो कुमाऊं का बारदौली सल्ट जो कि अल्मोड़ा पड़ता है। गढ़वाल का बारदौली दोस्तों क्या? गुजलू। गुजलू जो कि कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सल्ट गोलीकांड कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1942 को हमारा सल्ट गोलीकांड होता है। और इसी सल्ट गोलीकांड की घटना को हमारा बारदौली की संज्ञा देते हैं कौन? हमारे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पत्र संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसमें अलग अलग आंसर आएंगे आपके। सबसे पहले पत्र संपादक कौन थे? मैकनिन थे, क्योंकि मैकनिन ने आपको बताया द हिल्स नामक समाचार पत्र निकाला था, जो कि उत्तराखंड का सबसे पहला समाचार पत्र था। लेकिन ये क्या था? अंग्रेजी में था। उसके बाद जयदत्त जोशी, मैकनिन ऑप्शन में नहीं होगा तो क्यों? क्योंकि जयदत्त जोशी ने समय विनोद नामक समाचार पत्र निकाला था 1868 में। और उसके बाद में कौन? बुद्धि बल्लभ पंत जी, जिन्होंने अल्मोड़ा अखबार निकाला था। ठीक है, तो तीनों ही नोट कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में मिलेगा। प्रथम वैसे जॉन मैकनिन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरखा शासन से उत्तराखंड कब मुक्त हुआ? तो 1815 में दोस्तों गुरखा शासन से हमारा उत्तराखंड मुक्त हो गया था। 1790 में गोरखे कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं और 1790 से 1815 तक यहाँ पे शासन करते हैं। 1804 में गोरखे गढ़वाल को जीत जाते हैं और 1804 से लेकर 1815 तक गोरखे हमारा गढ़वाल पर शासन करते हैं। और 1815 में फिर अंग्रेजों के द्वारा गोरखा शासन का अंत यहाँ से कर दिया जाता है। और उत्तराखंड से गोरखा शासन कब समाप्त हुआ? 1815 में ही समाप्त हो गया था। ठीक है, और उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो वो भी 1815 में ही हुई थी। टिहरी रियासत के प्रथम शासक कौन थे? सुदर्शन शाह थे।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक पुराना औद्योगिक औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास मेला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे पुराना एवं औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास मेले के रूप में दोस्तों गौचर मेले को जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1943 में बर्नेटी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सर्वाधिक पुराना औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास मेला कौन सा है? गौचर मेला। शुरुआत 1943 में किसने की थी? बर्नेटी ने की थी। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1914 में अल्मोड़ा में उत्तराखंड होम रूल लीग की स्थापना होती है। ठीक है, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजीवी लाल शाह, इनके द्वारा यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1914 में। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। ठीक है, गढ़वाल में होम रूल लीग की प्रथम शाखा कहाँ पे? देहरादून में स्थापित की गई। कब? 1918 में। यह प्रश्न अभी हाल ही में सचिवालय के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के पहले सामाजिक संगठन का नाम? अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब या डिबेटिंग क्लब, जिसकी स्थापना 1870 में होती है। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी किसकी हुई थी? तो कुली बेगार आंदोलन के दौरान पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी मोहन सिंह की। अगला प्रश्न, पंचनवीसी नामक कचहरियां किसके समय में प्रचलित थी, जिसका अन्य नाम चारथान भी था? तो पंचनवीसी नामक जो कचहरियां थी दोस्तों, यह चंदों के समय पे प्रचलित थी। तो प्रश्न ये भी बन जाएगा कि चंदों के समय पे प्रचलित कचहरी किस नाम से जानी जाती थी? तो चारथान या पंचनवीसी के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न, घटकुनौला नामक स्थान जो जनजातीय आस्था के रूप में प्रचलित है, कहाँ स्थित है? तो घटकुनौला नामक स्थान जो कि जनजातीय आस्था के रूप में प्रचलित है, यह हमारा चंपावत जनपद में स्थित है। क्या? घटकुनौला। और वहीं कटकुनौला कहाँ स्थित है? तो कटकुनौला जो भारती चंद के डोडी आक्रमण के समय पे हम जो पढ़ते हैं, यह कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, कारकोटक नाग देवता मंदिर कहाँ स्थित है? तो करकोटक या कारकोटक नाग देवता मंदिर दोस्तों हमारा भीमताल नैनीताल जनपद में स्थित है। और एक कारकोटक नाग देवता मंदिर करकोटक पहाड़ी पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना बाज बहादुर चंद के द्वारा की गई थी। तो कारकोटक नाग देवता मंदिर कहाँ? भीमताल नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, आटागाड़ किस नदी की सहायक नदी है? तो आटागाड़ दोस्तों हमारी पिंडर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और आटागाड़ और पिंडर नदी का संगम कहाँ पे होता है? सिमली नामक स्थान पे होता है, जो कि कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से होता है। अगला प्रश्न है, परमार वंश के किस शासक के समय सती प्रथा का विवरण मिलता है? तो श्याम शाह के समय पे दोस्तों में सती प्रथा का विवरण देखने को मिलता है, क्योंकि श्याम शाह के समय पे ऐसा कहा जाता है कि इसके साथ में इसकी 100 रानियां भी सती हुई थी। ठीक है, 100 रानियां सती हुई थी। ठीक है, फिर भी इसका कोई पुत्र नहीं था। तो श्याम शाह के समय पे सती प्रथा का विवरण हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, वीर शहीद केसरी चंद या वीर केसरी चंद को फांसी किस कारण हुई थी? तो इंफाल मोर्चे के कारण हमारी वीर शहीद केसरी चंद जी को फांसी होती है। वीर केसरी चंद जी को फांसी होती है। और वीर शहीद केसरी चंद मेला कब लगता है? 3 मई। 3 मई को चौलीथात में हमारा वीर शहीद केसरी चंद जी की स्मृति में मेला लगता है, जिसे वीर शहीद केसरी चंद मेले के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी फांसी इंफाल मोर्चे के कारण हुई। कब हुई? 3 मई 1945 को। अगला प्रश्न है, दुगड्डा किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो दुगड्डा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। गढ़वाल स्थित राजनीतिक जागरूकता का केंद्र या गढ़वाल स्थित आंदोलन केंद्र के रूप में दुगड्डा को जाना जाता है, जो कि क्वारीगाड़ और सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, क्वारीगाड़ और सिलगाड़। अगला प्रश्न है, मोरध्वज को वेनसांग ने किस नाम से उल्लेखित किया था? तो मोरापाला। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा मेरे को वो लग रहा है, तो आप इसको फिलहाल काट दीजिएगा। ठीक है, वेनसांग ने मोरध्वज को, अगर ऑप्शन आएगा मोरापाला तो देख लीजिएगा, वरना शायद इस प्रश्न का क्वेश्चन नहीं पूछा है। मोरध्वज वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मोयूलो, मोयूलो इसने कहा था। और ठीक है, और इस ब्रह्मपुर क्षेत्र को या उत्तराखंड के लिए इसने क्या कहा था? उत्तराखंड क्षेत्र के लिए इसने कहा था पोलो कीमो पुलो। क्या? पोलो कीमो पुलो। हरिद्वार को इसने कहा था मोयूलो। ठीक है, ये प्रश्न आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, खतलिंग यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो खतलिंग यात्रा को शुरू करने का श्रेय जाता है दोस्तों किसे? इंद्रमणि बडौनी जी को। और ये खतलिंग यात्रा कहां से शुरू होती है? टीडी गढ़वाल जनपद से शुरू होती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और खतलिंग ग्लेशियर कहां स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है खतलिंग ग्लेशियर। और इस खतलिंग ग्लेशियर के खोजकर्ता के रूप में भी इंद्रमणि बडौनी जी को ही जाना जाता है। यमुनोत्री तथा गंगोत्री धाम पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो जेबी फ्रेजर। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था। गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है, यमुनोत्री मंदिर भी उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अमर सिंह थापा ने कराया था। और वहीं यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सर्वप्रथम सुदर्शन शाह के द्वारा सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसके बाद में फिर प्रताप शाह के द्वारा हमारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस स्थान का नाम पहले चित्रशाला था? तो रानीबाग को भी दोस्तों पहले चित्रशाला नाम से जाना जाता था, और कालसी को भी चित्रशाला नाम से जाना जाता था। दोनों ही हमारे चित्रशाला नाम से जाने जाते हैं, रानीबाग और कालसी। रानीबाग कहाँ पड़ता है? नैनीताल जनपद में। और कालसी कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पे दोस्तों कुमाऊं का राजा कौन था? दीपचंद था। कौन? दीपचंद। 1761 में हमारा क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठाओं के मध्य और अफगानों के मध्य में, जिसमें दीपचंद की सेना ने अफगानों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। तो तृतीय युद्ध 1761 में कुमाऊं का राजा कौन था? दीपचंद। दीपचंद को गुगा राजा भी या गुगा शासक भी कहा जाता है। और दीपचंद के समय पे शासन कौन चलाता था? हर्षदेव जोशी, जो कि इसका कौन था? प्रधानमंत्री था। ठीक है, हर्षदेव हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी हर्षदेव जोशी नहीं दोस्तों, शिवदेव जोशी, सॉरी शिवदेव जोशी। ठीक है, हर्षदेव जोशी जी के पिताजी थे कौन? शिवदेव जोशी जी। इसके बाद हर्षदेव जोशी जब इनके पिताजी की मृत्यु कर देते हैं दीपचंद के टाइम पीरियड पर ही, तब हमारा हर्षदेव जोशी को फिर हमारा मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड में इंडो डच मशरूम प्रोजेक्ट तथा मौन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंडो डच मशरूम प्रोजेक्ट दोस्तों हमारा जोलीकोट नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड में मौन संग्रहालय या मौन संग्रहण केंद्र भी हमारा कहाँ, जोलीकोट नैनीताल जनपद में ही स्थित है। क्या, इंडो डच मशरूम प्रोजेक्ट और मौन संग्रहालय। हिडिंबा के गांव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बट्रोही जी हिडिंबा के गांव नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत जनपद में हिडिंबा मंदिर स्थित है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत का कौन सा उपन्यास जो प्रमुख रूप से प्रतीकात्मक माना जाता है? ठीक है, तो तारिका नामक जो उपन्यास है गोविंद वल्लभ पंत जी का, इसे प्रतीकात्मक माना जाता है। और ये गोविंद वल्लभ पंत जी वाले भारत रत्न वाले नहीं है दोस्तों, दूसरे कवि वाले, जिनका जन्म हुआ था 1898 में। ये कवि जो गोविंद वल्लभ पंत जी थे, इनका जन्म हुआ था। और इनका जो प्रतीकात्मक उपन्यास है प्रमुख कौन सा है? वो है तारिका। कुमाऊं बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है कौन सी? नारी जीवन को कुमाऊं बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। किसे? नारी जीवन। मैडम जॉन मार्गेट फूलों की घाटी में कब आई थी? तो जॉन मार्गेट फूलों की घाटी में आई थी कब? 1937 में। और यह फूलों की घाटी में पांव फिसलने से इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1939 में इनकी पांव फिसलने से यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि फूलों की घाटी में किसका कब्र स्थित है या किसकी चर्च स्थित है, ठीक है, तो वह है जॉन मार्गेट अल्वा की। ठीक है, जॉन मार्गेट अल्वा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के किस कवि को कविराज के रूप में जाना जाता है? तो गंगाधर तुपरेती जी को कविराज के रूप में जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत का कुर्मांचल पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो जुनिया नामक जो उपन्यास है इनका कुर्मांचल पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई? तो सन 1921 में नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की जाती है। प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह के द्वारा 1876 में की जाती है। और कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह के द्वारा 1896 में की जाती है। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? लज्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड डच इंडो डच मशरूम प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोलीकोट में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। ठीक है, भारतीय सुदूर सुदूर संवेदी संस्थान या सुदूर संवेदी संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो सुदूर संवेदी संस्थान दोस्तों हमारा देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो दृष्टि बाधितार्थ संस्थान और सुदूर संवेदी संस्थान हमारा देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई? 1921 में। कुमाऊं में भी कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई? 1921 में। दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, बुग्याल पयार तथा अल्पाइन को क्या कहते हैं? तो घास के मैदान को दोस्तों बुग्याल पयार या अल्पाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला दोस्तों हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? 1924 में। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है कब? 1924 में। बोसी सेन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है कहाँ पे? कोलकाता में। और इसके बाद में इसे कोलकाता से उत्तराखंड कब स्थानांतरित किया गया? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इसे 1936 में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो राजा सुबाहु जो कि कुलिंद राजवंश के संस्थापक थे, इनकी राजधानी श्रीनगर थी। और श्रीनगर को ही सुबाहुपुर नाम से भी जाना जाता है। बाणासुर के पूर्वजों की राजधानी कहाँ थी? तो बाणासुर के पूर्वजों की राजधानी दोस्तों ज्योतिषपुर में थी, या बाणासुर की राजधानी के रूप में भी ज्योतिषपुर जोशीमठ को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि प्रथम आर्य नरेश कौन थे? तो दक्ष प्रजापति को प्रथम आर्य नरेश के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में अलकनंदा नदी को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में अलकनंदा नदी को दोस्तों हिरण्यवती कहा जाता है। क्या? हिरण्यवती कहा जाता है क्या अलकनंदा नदी को? कहाँ पे? ऋग्वेद में। ठीक है, क्षीर गंगा नाम से भी हमारा कभी कभी अलकनंदा नदी को जाना जाता है। गुमानी पंथ की रचनाएं किस काल के अंतर्गत आती हैं? तो आदिकाल के अंतर्गत हमारी गुमानी पंथ जी की रचनाएं आती हैं। अगला प्रश्न है, यंत्र गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय कहाँ स्थित है? तो यंत्र गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय दोस्तों हमारा कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? तो नारी जीवन दोस्तों कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। सीता माता की याद में प्रतिवर्ष कौन सा मेला लगता है दोस्तों? तो मंसार का मेला प्रतिवर्ष सीता माता की याद में लगता है। और ये मंसार का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रवंश का प्रथम राजा कौन था? सोमचंद था। ठीक है, तैमूर लंग ने उत्तराखंड में सर्वप्रथम का आक्रमण किया था? तो कहीं कहीं 1398 मिलेगा, कहीं कहीं 1399 मिलेगा, तो दोनों ही नोट कर लेना। तैमूर लंग का उत्तराखंड आक्रमण 1398 या 1399 में। ठीक है, और आज का आपका दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन है क्या? सीता माता की याद में जो प्रतिवर्ष मंसार के मेला मनाया जाता है, यह कहां पर मनाया जाता है? और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। थोड़ी देर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, तो वहीं पर यह मेला मनाया जाता है, तो आप उसके संबंध में याद रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराई रखा है, प्रतीकात्मक वाला तारापुर। और मायापुर किसका प्राचीन नाम था? तो हरिद्वार को ही मायापुर या मायापुर हाट नाम से भी जाना जाता था। क्या? हरिद्वार को। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतने क्वेश्चन करते हैं। 100+ क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में भी कर लिए हैं, तो अच्छे क्वेश्चन है, रिवाइज करके आप अच्छे से जाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, कम से कम 2-3 ग्रुपों में जरूर शेयर किया कीजिए। धन्यवाद।